नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि पूरी दुनिया को थैंक यू बोलना चाहिए टू इंडिया। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये तक कह दिया जयशंकर साहब ने कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब दुनिया के लोग आकर इंडिया को थैंक यू बोलेंगे, ये कहेंगे कि थैंक यू इंडिया, जो तुमने किया है उसी की वजह से दुनिया भर में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, ये कंट्रोल में है। यहाँ पे आप देख पाओगे आई एम वेटिंग फॉर ए थैंक यू, डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया सॉफ्टनिंग ऑयल मार्केट्स। नाउ इसका मतलब क्या है, इंडिया ने किस तरीके से दुनिया को बहुत ज्यादा महंगाई दर से बचा लिया, ये डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई दरें कहां पे हैं और भारत में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट क्या है। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मेन कंट्रीज की और इनकी जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं ये भी आप देख पाओगे। नाउ इन्फ्लेशन के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। आप जितने पैसे सेव कर लो, जमा कर लो, अपने बैंक अकाउंट में एफडी में रख दो, जब वो पैसे आपको चीजें खरीद कर दे ही नहीं पाएंगे तो उसका यूज क्या होगा। और इन्फ्लेशन यही करता है, एक टाइम पर अगर 1 लाख रुपए का आप मान लीजिए बहुत सारा सामान परचेज कर पाते थे, आज से कई सालों बाद, 1-2 दशक बाद, जब 1 लाख रुपए का बहुत कम सामान परचेज कर पाओगे तो बेसिकली आपकी सेविंग स्किल हो गई। जो भी आपने सोचा था कि इतना पैसा मैं बचा लूंगा, कल को ये पैसा मुझे सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही ज्यादा डेडली हिट देता है किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% से ऊपर आपको मिल जाएगी। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन जब होती है ना, तो आप मान लीजिए मिडिल क्लास का जो बचा हुआ पैसा था बिल्कुल इरोड हो जाता है, उनके पास परचेज करने के लिए कुछ बचता नहीं है। एक सिलेंडर की कॉस्ट अगर हम देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 3000 रुपए से भी ऊपर की है। और इन्फ्लेशन रेट वैसे कितना होना चाहिए, अगेन देखो इसको लेकर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां पे ट्रेंड क्या चलता आ रहा था। बट मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अगर 0 हो जाए वो भी खराब है, बट 2 से लेकर 4% के आसपास की इन्फ्लेशन मैनेजेबल है। मैनेजेबल इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा के रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में मिल जाएंगे। एक बार को जितना पैसा आपका है ना, उसकी वैल्यू आप बना के रख पाओगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन मेजर कंट्रीज में आपको मिलेगी, टर्की में, अर्जेंटीना में और वेनेजुएला में। टर्की में 61% इन्फ्लेशन है। मैं आपको ये बता दूं, आने वाले समय में टर्की एक गरीब कंट्री बनने वाला है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो पर कैपिटा की इनकम होगी, ये बहुत ज्यादा गिरने वाली है। ऑलरेडी अर्थक्वेक से यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पर 61% के ऊपर जा रही है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, इंडिया लाख दर्जे बेहतर है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 5% से भी कम है। इवन दो देखो 5% इन्फ्लेशन आप कहोगे काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट इतनी इन्फ्लेशन आपको मिलेगी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इवन दो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आरबीआई ने अभी भी कहा है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कोशिश अभी यह है कि इन्फ्लेशन को और हम अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि हमारी आबादी को इसका नुकसान ना हो, हमारी आबादी की परचेजिंग पावर कम ना हो जाए। नाउ यूएसए में भी आप देखोगे इन्फ्लेशन आपको 3.2 के आसपास मिलेगी। 3.2% भी मैनेजेबल है। बट एक बात नोट करना, कुछ देश हैं वहां पे इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा रही है। फॉर एग्जांपल चाइना आप देख पाओगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन 0.2% के आसपास जा रही है। ये बहुत खराब है। इसको लेकर कई एनालिस्ट ने कहा है कि जब डिफ्लेशन हो जाती है, मतलब कि महंगाई के बगैर हो गया रहा है कि जो प्राइसेस है चीजों के गिर रहे हैं, ये भी एक खतरे का संकेत होता है। ये बात कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कही है कि जब चीजों के दाम लगातार अब कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि लोग परचेज नहीं कर रहे, मार्केट में जान नहीं है। और इसका मतलब यह है कि कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है। चाइना के साथ यही हो रहा है। चाइना डिफ्लेशन जोन में जा चुका है। हम डिफ्लेशन भी नहीं चाहते, इट इज वेरी डेंजरस। इसका मतलब यह है कि अब आपके देश में ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। तो ज्यादातर दुनिया आप अगर देखो, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के कई देश, फ्रांस, इन्फ्लेशन के मामले में ओके जोन में है। ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम है। और इंडिया ने यह कहा है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया का, और पूरी दुनिया को थैंक यू करना चाहिए। जयशंकर साहब ने यही कहा है, आई एम वेटिंग फॉर माई थैंक यू। और थैंक यू देखिए इंडिया का इसलिए बनता है क्योंकि अगर
इंडिया रशिया से ऑयल परचेज ना करता। एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो की यहाँ पे हम बात करें, जयशंकर साहब ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूरोप ने बाकी कंट्रीज को कहा कि रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दो, इंडिया अगर यूरोप यूएसए की सुन लेता, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता ना, तो जो ये इन्फ्लेशन की लिस्ट आप देख रहे हैं ये कहीं और ही पहुंची होती। इन्फ्लेशन आपको 7-8% के आसपास दिखती। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि आज के समय यूरोप का तेल कहां से आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि यूरोपियाई कंट्रीज ने क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। ये आज भी परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, मगर कहां से परचेज कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया से, यूएई से, बेसिकली वेस्ट एशिया से। इंडिया का ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है ये आ रहा है रशिया से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50-60% जो हमारा क्रूड ऑयल है ये रशिया से आ रहा है। जयशंकर साहब ने यह कहा है कि अगर हम भी यूरोप की तरह कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते वेस्ट एशिया पे तो प्राइस वॉर शुरू हो जाती। वेस्ट एशिया तो कहता कि अरे देखिए हमारे पास तो अभी के लिए है लिमिटेड प्रोडक्शन, हाँ ऑयल के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर हमारे पास अभी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का इतना ही साधन है। तो पर बैरल जो ऑयल की कीमतें है ना ये आराम से $150 के ऊपर जा सकती थी। सिचुएशन बहुत जरा खराब हो सकती थी। इससे आपको इन्फ्लेशन दिखती ना सिर्फ यूरोप में, इंडिया में और भी दुनिया के कई इलाकों में, कई कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत जरा सफर करती। अगर इंडिया भी कहता है चलो ठीक है हम भी रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेंगे, यूक्रेन के लिए ये कुर्बानी हमने दे दी, हम भी वेस्ट एशिया से ही ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि काफी बार ना दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया ने देखो फायदा उठा लिया, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले लिया। जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि आप एक बार को हमारा फायदा भूल जाओ, अब ये देखो हमने दुनिया को कैसे बचाया है। अगर इंडिया मान लेता वेस्ट की बात तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती कि आम नागरिक दुनिया भर में सफर करती है, उनकी जो सेविंग्स है वो सफर करती है। इस सब से इंडिया ने बचाया है दुनिया को, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर थैंक यू। और यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कि जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये इंटरनेशनली पहुंची है, ग्लोबली ये जो मीडिया आउटलेट्स है कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं, वो अपनी जनता को ये बात बताएंगे कि इंडियन इन्वेस्टर ने ये कहा है कि भारत ने दुनिया में जो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, इससे दुनिया को बचाया है। और मैं आपको यही बता दूं, ऐसी स्टेटमेंट ना एक कॉन्फिडेंट कंट्री का इंप्रेशन देती है। एक ऐसा देश जो अनश्योर है, डरा हुआ है, वहां से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। एक कॉन्फिडेंट कंट्री ही कहेगा कि हमने तो आपके लिए एक फेवर किया है, हमने एक्चुअली आपकी हेल्प करी है, यू शुड बी थैंकिंग अस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया, आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया ने हमारी काफी हेल्प करी है, मगर इंडिया से हमको और हेल्प की आवश्यकता है। यूक्रेन की हम और तरीके से हेल्प करेंगे उसको वापस रीबिल्ड करने में, बट एट द सेम टाइम हमें भी ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए कि इंडिया ने दुनिया को एक बड़े संकट से बचाया है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने होस्ट किया है एपेक समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का समिट।